आदरणीय अभिभावकों, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ और यहाँ सभी हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं और कह सकते हैं कि मैं आपके ही बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर उन्हीं बच्चों के बाप बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं। आपको पढ़ाने की हिम्मत तो मैं कर ही नहीं सकता। कुछ संवाद करना चाहता हूँ। जब मेरे पास यह आमंत्रण पहुँचा कि आपको अपने लोगों से जुड़ना है, मैंने प्रयोग किया कि अपने महानायक, अपने लोगों से मैं जुड़ने आया हूँ। और मैं संकोच भी कर रहा हूँ यह बताने में। पंकज सर यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप ज़रूर बताइएगा। साहित्य रत्न अनुपलाल मंडल हमारी सासू माँ के अपने नाना थे और यहाँ भी बहुत सारे उनके परिजन बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि कोसी अंचल की जो धरती है, इनको सदैव इस बात का गर्व रहेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब जब लिखा जाएगा, इनकी कोख में जन्मे, इनकी गोद में पले बेटों के बगैर नहीं लिखा जाएगा। खासकर जब इस युग के महाकाव्य, जैसा कि उपन्यास को महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है आधुनिक काल में, इस युग के महाकाव्य की जब भी चर्चा होगी, उपन्यास की जब भी चर्चा होगी, तो अनुपलाल मंडल का नाम लेना ही होगा। बिहार का प्रेमचंद से संबोधित किए जाने वाले अनुपलाल मंडल इसी कोसी अंचल की देन है। और मैं बार बार हम लोग बिहार का प्रेमचंद कह के गर्व महसूस करते हैं, लेकिन मैं इधर पढ़ रहा था कि बिहार का प्रेमचंद कहे जाने से उनको दुख था। एक साक्षात्कार में हिंदुस्तान के कोई पत्रकार उनसे पूछने आए कि अनुपलाल मंडल जी, आपको तो बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है, कैसा लग रहा? तो उन्होंने व्यंग में कहा कि हमें पटना का रवि ठाकुर कह दीजिए, पूर्णिया का सतीनाथ भादुरु कह दीजिए, बिहार का प्रेमचंद कह दीजिए, लेकिन आगे वो नहीं बोले, व्यंग में कहकर रुक गए। उनको ये दर्द हमेशा था कि हमें हिंदी का अनुपलाल क्यों नहीं कहा जाता। और लगभग 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों के प्रणेता, क्यों हमारा समाज उसे विस्मृत कर दिया है। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है जयंती समारोह सह जन चेतना संवाद। मैं इस कार्यक्रम का पर्याय यह भी मानता हूँ कि ये आत्ममूल्यांकन का कार्यक्रम है। ये एक तरह से नवजागरण के पर्याय का कार्यक्रम है। मैं थोड़ी देर में इस पे विस्तार से बात करूँगा। पहले तो अनुपलाल मंडल जी को प्रेमचंद की परंपरा का लेखक माना जाता है, इनके अनुयायी ने माना है, किंतु अनुपलाल मंडल दिनांक 12 अक्टूबर 1972 को अपने एक शुभचिंतक प्रोफेसर सकलदेव शर्मा को लिखा था कि प्रेमचंद को मैंने बहुत बाद में जाना, बहुत बाद में पढ़ा। मुझ पर यदि किसी लेखक का प्रभाव है तो वो शरद चंद्र का है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। प्रेमचंद ने अपना अंतिम उपन्यास, जो कि गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था, वो उनको हस्ताक्षरित करके अनुपलाल जी को भेजे थे और उनको वो पढ़ा, उनको अच्छा भी लगा, लेकिन वो स्वीकार करते थे कि उन पर प्रेमचंद का प्रभाव नहीं है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा तकनीकी रूप से देखें कि प्रेमचंद प्रगतिशील यथार्थवाद उनके साहित्य में सम्मिलित है, जबकि अनुपलाल मंडल के साहित्य में प्रगतिशील यथार्थवाद तो है, लेकिन वो रोमांटिक यथार्थवाद की तरफ मुड़ गया है। अनुपलाल मंडल का रचना काल जैसे कि 1929 से शुरू होता है और पहला उपन्यास इनका
इनका है निर्वासिता। और इसी वर्ष इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार ये सब लिख रहे थे। और अनुपलाल मंडल जी ने अपनी आत्मकथा में सबका जिक्र भी किया है। ये इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गए, लेकिन हमारे महानायक ऐसा क्या हुआ जो गुमनामी के गर्त में चले गए। आज अनुपलाल मंडल को सच कहूँ तो मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय के मुख्य धारा के साहित्य में इनका नाम नहीं है। ये दुख की बात है। और क्यों चले गए इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि जब हम एकेडमिक जगत में इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो कहते हैं इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपने समाज के बीच हैं, इसलिए यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि क्यों अनुपलाल मंडल नेपथ्य में चले गए। इनके साथ लिखने वाले क्यों भारतीय स्तर पर, विश्व स्तर पर छा गए। अभी अभी हम लोगों ने देखा, संसद में भाषण आया था कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। आदरणीय मनोज झा जी ने इस तरह की बात की थी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज सरनेम। अनुपलाल मंडल के नाम में शायद मंडल लिखा था, इसलिए अकादमिक जगत में जातिवादी खेमों ने इन्हें हटा दिया। और मैं ये रात में ही पढ़ रहा था कि भागलपुर विश्वविद्यालय में और रांची विश्वविद्यालय में, देवघर विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम में शामिल थे। ये वहाँ पाठ्यक्रम में शामिल थे और इन्हें पता नहीं कब हटा दिया गया पाठ्यक्रम से। ये अगर उनके जीवन काल में किया गया होगा तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम इस समाज के लिए जिन्होंने इतना साहित्य लिखा, इतने साहित्य के सृजनहार बने, उनको हमने उनके ही जीवन काल में बहिष्कृत सा कर दिया था। अनुपलाल मंडल की अगली रचना है समाज की वेदी पर साकी, ज्योतिर्मयी, रूपरेखा, सविता, मीमांसा। जैसा कि अभी मीमांसा के बारे में आदरणीय नूतन आनंद मैडम ने जानकारी दी। 1940 ईस्वी में चर्चित फिल्म बनी थी बहुरानी नामक की, और किशोर साहू जो गाइड फेम के डायरेक्टर थे, किशोर साहू 1940 में जब ये फिल्म सुपरहिट हुई थी तब जी एक्टर थे, लेकिन जब फिल्म का उन्होंने निर्माण किया जी तो गाइड फेम कलाकार थे वो। और जब उन्होंने फिल्म का निर्माण किया और यह फिल्म इतनी हिट हुई कि, और उससे पहले किशोर साहू के लिए जो फिल्म लिखा करते थे वो अमृतलाल नागर थे। वो ज़्यादातर उनकी फिल्मों को लिखा करते थे, लेकिन जब उनकी फिल्म बहुत चर्चित हुई तब इनको 500 रुपये महीने पर पटकथा लेखन के लिए मुंबई से आमंत्रण मिला था, लेकिन इसको उन्होंने ठुकरा दिया था। ये था उनका साहित्य और समाज के प्रति प्रेम। लेकिन आप देखेंगे कि ये अपना जीवन 3 रुपये महीने के लोअर प्राइमरी स्कूल के मास्टर के रूप में शुरू करते हैं, 3 रुपये महीने से। और उन्होंने उस समय 500 रुपये मासिक वेतन को ठुकरा दिया था। और भी सारी इनकी किताबें हैं, 3 दर्जन से अधिक, जो अंतिम इनकी जो आत्मकथा, यह भी आप लोगों को ये सूचना देते हुए दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि इनकी आत्मकथा 38 साल बाद प्रकाशन में आई है। 2021 में 38 साल बाद प्रकाशन में आई है। 18 मई 1979 को इन्होंने अपने आत्मकथा को उसमें अपने बारे में लिखते हुए कहा था। आप देखिए उनकी पंक्ति में कितना दर्द है। जब यह आत्मकथा प्रकाशित होगी तभी इसे लोग देखेंगे,
अभी तो यह कागज़ का पुलिंदा मात्र है। अब इस पंक्ति से उनके दर्द को समझिए कि उनके अपने जीवन में अपनी पुस्तक को प्रकाशित करवाने में कितना संघर्ष झेलना होगा। और वो 1979 में यह बात लिख रहे हैं कि जब यह आत्मकथा प्रकाशित होगी तभी इसे लोग देखेंगे, अभी तो यह कागज़ का पुलिंदा मात्र है। भला हो उनके नाती जो भारतीय से प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं, आदित्य दास जी, उनके प्रयास से ये आत्मकथा और उसमें भूमिका हमारे मित्र ने लिखी है, अरुण नारायण ने। उनकी भूमिका का शीर्षक ही है एक मकबूल लेखक का विस्मृत हो जाना। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो कभी आप मकबूल थे, कभी आपकी चर्चा होती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो महज 4 दशक में हमारी पीढ़ी ने, हमारी नई पीढ़ी ने आपको भुला दिया। इस साजिश को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि बड़े ही प्रखर अंदाज में आदरणीय नूतन आनंद मैडम ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हम समाज के लोगों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इस साजिश को समझने की ज़रूरत है और इस बहाने, इस जयंती समारोह और जन चेतना संवाद के बहाने यह आत्म मूल्यांकन का भी समय है। और भी कई रचनाएं हैं जिनका नाम गिनाना महज मेरा उद्देश्य नहीं है। अब इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं जो नष्ट हो चुकी थी, मैं शुक्रगुजार हूँ रवीना प्रकाशन का, जिनके माध्यम से बहुत सारे उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। मंजिल कितनी दूर पर मैं बात करना चाहूँगा। मैं अभी उसका अध्ययन कर रहा हूँ, बहुत कम ही पढ़ा हूँ। आप सोच कर देखिए कि मंजिल कितनी दूर, जिन्होंने लगभग 3 दर्जन रचना के जो सृजनहार हैं, उनके जीवन में ऐसा क्या रहा होगा जो उनके जीवन के लिए कौन सा मंजिल रहा होगा जो उस उपन्यास का शीर्षक देते हैं मंजिल कितनी, उपन्यास नहीं आत्मकथा, मंजिल कितनी दूर। मुझे तो इस शीर्षक में ही किसी महाकाव्यात्मक ध्वनि की गूंज सुनाई पड़ती है। कितना ये दर्दनाक है, मंजिल कितनी दूर। और वो तब लिख रहे हैं जब वो बीमारी की हालत में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उनको लिखने वक्त यह जरूर मिर्जा गालिब याद आए होंगे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। उनके बारे में ही किसी आलोचक ने कहा है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो अनुपलाल मंडल वो कौन सी मंजिल की तलाश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बहाने हमें इस विषय पर भी आत्म मूल्यांकन करना होगा। अनुपलाल मंडल के तमाम साहित्य में जो उनका मुख्य कथानक है वह है तो कौन करेगा। तो इस तरह का मैं यहाँ विचार छोड़े जा रहा हूँ, जिसमें मेरी जो भी भूमिका होगी मैं वो निर्वहन करूँगा। आप सब लोग इस तरह का प्रतिनिधि मंडल बनाकर ज़रूर हमारे कुलपति महोदय से मिलें, वो बहुत सहृदय हैं, इस पर विचार करेंगे। जैसा कि रेणु पीठ बना हुआ है, दिनकर पीठ बना हुआ है विश्वविद्यालय में, तो अनुपलाल साहित्य पीठ भी बनाया जा सकता है। उनको पाठ्यक्रम में शामिल करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उनके लेखन से परिचित करवा सकते हैं और यही एक सशक्त जरिया होगा उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का। और उनको जो सीमित कर दिया गया है, हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक तक उनका नाम नहीं जानते हैं। मैं सच कहूँ तो जब 2013 में मेरा पहला इंटरव्यू बीपीएससी में सिविल सेवा के लिए हुआ था, तो मुझे बिहार के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना था, बिहार के साहित्यकार के बारे में। तब मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा था। इन्हें बिहार का प्रेमचंद कहा जाता था। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे जैसे इन्हें मैं गहराई से पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ तो बिहार का प्रेमचंद इन्हें कहा जा रहा है। इस बात का जितना अनुपलाल मंडल को दुख था अपने जीवन काल में, उतना ही दुख हम सबको भी होना चाहिए।
इनके साहित्य का प्रसार प्रचार करना होगा हमें अपने लोगों के बीच। और यह साहित्य इतना पढ़ा लिखा जाए, इनका साहित्य खासकर जो आत्मकथा, जिसे इन्होंने बहुत संकोचवश लिखा है। ये आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। इनके कुछ मित्रों ने कहा कि आप जरूर लिखें, आने वाली पीढ़ी को यह प्रेरणा प्रदान करेगी। तो इन्होंने आत्मकथा लिखा और मंजिल कितनी दूर। तो मैं अनूपलाल मंडल जी के पुण्यात्मा को यह सादर समर्पित करना चाहता हूँ कि अगर विश्वविद्यालय में हम लोग आपको पाठ्यक्रम में या शोध संस्थान पीठ के रूप में स्थापित कर पाएँ, आपके साहित्य को अपने लोगों के बीच प्रसार प्रचार कर पाए, तो जिस तरह से आपको बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है, उसी तरह ऐसा भी दिन आएगा कि प्रेमचंद को उत्तर प्रदेश का अनूपलाल कहा जाएगा। और मैं ऐसी ही सदिच्छा रहता हूँ, जब कोई प्रेमचंद के साहित्य को पढ़े तो वह भी कहे हमारे अनूपलाल मंडल का साहित्य इतना लोकप्रिय हो। जब कोई प्रेमचंद का साहित्य पढ़े तो वह भी कहे कि इनका साहित्य तो अनूपलाल मंडल से मिलता जुलता, क्योंकि वो प्रेमचंद जब अपने लेखन के शिखर पर थे तब इन्होंने अपनी लेखनी का शुरुआत किया था। बहरहाल, जैसा कि भारतीय संविधान